बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब कोई माइक्रोब आता था या सेल डेथ होता था वो क्या करता था, हमारे हॉस्ट सेल उसको रिकॉग्नाइज करते थे, जिस तरह मैक्रोफेज है, डेंड्राइटिक सेल्स है और मास्ट सेल्स है। फिर वो हॉस्ट सेल क्या करते थे, वो डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज करते थे, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज करते थे, जिस तरह के हिस्टामिन्स वगैरह है। और ये जाकर क्या करते हैं, तीन मेन काजेस करते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन की तीन मेन कंपोनेंट है। ये क्या कहते हैं, एक ही कहते ब्लड वेसल्स की डायलेशन करता है कि जिस साइड्स पर इन्फेक्शन हुए वहां ब्लड फ्लो इंक्रीज करे। दूसरा क्या कर देती है, वहां पर जो माइक्रोवस्कुलेचर है, कैपिलरीज है, उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज कर देती है, उनकी जो एंडोथेलियल स्पेस है उनको इंक्रीज कर देती है। ये क्यों इंक्रीज करती है, क्योंकि जितनी भी सर्कुलेटिंग प्लाज्मा प्रोटीन्स है या व्हाइट ब्लड सेल है ब्लड में, वो वहां से इनफिल्ट्रेट होकर उस इन्फेक्शियस साइट को चले जाए। सही है। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ये जाकर डिफरेंट व्हाइट ब्लड सेल को क्या कर देते थे, इनवाइट कर देते थे। एक्यूट में मेनली न्यूट्रोफिल्स होते थे, सही है। हाँ, लेकिन इन सब के अलावा जो साइट होते हैं वहां पर डिफरेंट लोकल टिश्यूज होते हैं, जिसको कहते हैं सेनेटल सेल्स या गार्ड सेल्स, जो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जिस तरह लिवर में कपर्स है या लिंगरहांस सेल्स जो होते हैं वो स्किन में होते हैं, सही है। इन चीजों को भी क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं। इन सब का मकसद क्या होता है कि जो काजिंग एजेंट होता है वो वहां से एलिमिनेट किया जाए। तो ये तीन मेन कंपोनेंट्स है किस चीज की, एक्यूट इन्फ्लेमेशन की। अब पहला हेडिंग आ जाता है कि रिएक्शन ऑफ ब्लड वेसल इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, मतलब ये कि ब्लड वेसल क्या रिस्पॉन्स करते हैं जब कोई माइक्रोब इन्फेक्शन आता है। सबसे पहले हमने अभी पढ़ा कि इंक्रीज ब्लड फ्लो। दूसरा क्या था, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द लोकल वेसल्स या माइक्रोवेस्कुलेचर। ये दोनों क्या कर देते हैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं या ल्यूकोसाइट्स होते हैं, उसको साइट्स पर जाने के लिए, इन्फिल्ट्रेट करने के लिए क्या कर देते हैं, ये इजी वे प्रोड्यूस कर देते हैं। वो इन चीजें जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, ल्यूकोसाइट होते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन को। इसको कहते हैं एक्सोडेशन। अब इन चीजों को पढ़ने के लिए यह डायग्राम समझने से है। पहले नॉर्मली क्या होता है, सही है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वही प्रेशर होता है जहां पर ये इंक्रीज होता है तो ये अपने आप से फ्लूइड्स को दूसरी जगह भेजता है, सही है। ये हमारा ब्लड वेसल है, इसके अंदर जब फ्लूइड इंक्रीज कर देता है उससे के साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये अपने से बाहर जो टिश्यू स्पेसेस होते हैं, ये एक टिश्यू स्पेसेस है, वहां पर फ्लूइड्स को भेजता है, सही है। दूसरा होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये प्रोटीन्स की वजह से होता है, सही है। तो ये क्या होता है, ये अपनी तरफ फ्लूइड्स को खींचता है, सही है। जब ये प्रेशर, जब जहां पर प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाते हैं तो ये अपनी तरफ फ्लूइड्स टिश्यू स्पेसिस से खींचते हैं। ये दोनों प्रेशर होते हैं। नॉर्मली ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होते हैं एवरेज की 25 मिलीमीटर ऑफ एच होते हैं, और कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी एवरेज के 25 मिलीमीटर ऑफ एच होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से जितना फ्लूइड यहाँ पर फिल्टर होता है उतना यहाँ से अंदर जाता है, तो नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो होते हैं वो नहीं होता। अब इन्फ्लेमेशन में क्या सीन होता है कि जो साइटोकाइंस आ जाते हैं वो इन एंडोथेलियल सेल पर एक्ट कर देते हैं, सही। ये जो एंडोथेलियल सेल्स थे तो इसकी जो एक्टिन मायोसिन फिल्म है उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है और ये सेल इस तरह कंट्रैक्ट हो जाती है, इसको कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल। तो इनके दरमियान जो एंटर एंडोथेलियल स्पेस होता है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है, सही है। इसके अलावा ये जाकर वेजो डायलेशन कर देते हैं, इन ब्लड वेसल की डायमीटर इंक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा स्टेटिस हो जाते हैं, जब वेजो डायलेशन हो जाते हैं तो यहाँ पर फ्लूइड्स जो होते हैं वो स्लोली मूव करते हैं। इसके अलावा इससे फ्लूइड बाहर चले जाते हैं, जहाँ जिसकी वजह से यहाँ पर जो आरबीसीज होते हैं उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं, गाढ़ापन प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसका मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। तो वेजो डायलेशन, स्टेसिस और एंटर एंडोथेलियल स्पेस के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो भी फिल्टर हो जाता है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी फिल्टर हो जाते हैं। इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो भी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर जो इन्फेक्शन की वजह से सेलुलर डिप्रेस होते हैं वो भी यहाँ पर जमा हो जाते हैं। जो डेथ सेल्स होते हैं या व्हाइट ब्लड सेल जो मर चुके होते हैं ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन से, वो सारे जमा हो जाते हैं। तो इस वास्कुलर फ्लूइड को हम फिर कहते हैं एक्सुडेट, सही है। वो वास्कुलर फ्लूइड जो आया है इनके एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जिसमें हाई प्रोटीन्स कंसंट्रेशन होते हैं जो कि फिल्टर होते हैं इन कैपिलरीज से। इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल और आरबीसीज होते हैं जो कि वो भी फिल्टर होते हैं इन कैपिलरीज से, और सेलुलर डिब्रेस जो कि एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन हो चुके होते हैं। इन वास्कुलर फ्लूइड्स को हम कहेंगे क्या, एक्सुडेट। इसकी अपोजिट में होता है एक ट्रांसुडेट। ट्रांसुडेट डिजीज में आ जाता है। ये इसमें क्या होता है कि हाँ, या तो हमारे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, किस वजह से, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो यहां से फ्लूइड्स आएगा बाहर की तरफ ना,
जो क्या होता है क्रोनिक या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है CHF, इसमें क्या हो जाता है जो हमारा रेनल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन करता है और सोडियम रिटेंशन करता है, तो सोडियम के पीछे भी वाटर आते हैं, सही है। तो यहाँ पर फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा जो लार्ज वेन होते हैं उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से फ्लो ऑफ फ्लूइड नहीं होते और सारा ब्लड जो होते हैं हमारा वास्कुलर सिस्टम में वो रुक जाता है, जिसकी वजह से भी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ से बाहर क्या आ जाते हैं, इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टिश्यू स्पेसिस में फ्लूइड आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लूइड जमा हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटर एंडोथेलियल स्पेसिस जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, उसका ज्यादा नहीं होंगे, इसकी वजह से प्रोटीन्स कंसंट्रेशन कम रहता है क्योंकि प्रोटीन्स यहाँ पर फिल्टर नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, फ्लूइड ज्यादा आ जाता है, सही है। एक काज ये हो गया। इसमें इसके अलावा सेल्स भी कम होते हैं और उस सेल कमी की वजह से इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा डिजीज हो जिसकी वजह से इस जो हमारा वास्कुलेचर रहता है ना, वास्कुलर कंपार्टमेंट, उसमें प्रोटीन इंक्रीज हो जाते हैं। किस तरह डिफरेंट लिवर डिजीज होते हैं जिसमें जिस तरह लिवर सिरोसिस वगैरह, उसमें प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन जो होते हैं एल्यूमिन वगैरह वो कम होंगे, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ये अपने अंदर अपने आपको फ्लूइड्स नहीं खींचेगा बल्कि दूर ले जाएगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, सही है। इसके अलावा किडनी डिजीज है जिसकी तरह ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस है, वहां पर क्या होता है कि प्रोटीन्स लॉस होते हैं यूरिन में, तो यहाँ पर प्रोटीन्स की कमी आ जाती है ब्लड में। इसके अलावा जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन होते हैं जिस तरह क्वाशिकोर डिजीज है, इन सब की वजह से क्या हो जाता है, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया जिसकी वजह से फ्लूइड्स यहाँ से बाहर आ गई और इन एक्स्ट्रा वास्कुलर फ्लूइड को फिर हम क्या कहेंगे, ट्रांसुडेट। प्रोटीन्स कम, सेल्स कम, स्पेसिफिक ग्रेविटी कम, सही है। अब एक और बात, चाहे यहाँ पर फ्लूइड फिल्टर हो गए चाहे यहाँ पर फ्लूइड फिल्टर हो गए, लेकिन इन जगह पर क्या हो, डिफरेंट स्वेलिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं एडेमा, इंट्रासेलुलर स्पेस में जो फ्लूइड अकमुलेट हो गया। एक टर्म पस का आ जाता है, ये भी एक्सुडेटेड फ्लूइड होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो ल्यूकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं। हम एक्यूट पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रोफिल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा, सही है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट डेड सेल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे और WBCs होंगे, इसको हम कहते हैं पस या प्यूरिलेंट। नेक्स्ट है चेंजेस इन वास्कुलर फ्लो इन कैलिबर। कैलिबर मींस एबिलिटी। इसमें 4 स्टेप डिस्कस किए हैं। पहले क्या होता है कि किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन होता है ना या कहीं इंजरी हुई वगैरह, वहां पर लोकली वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, हमारी जो सेल्स थी मीडिएटर्स, ये मीडिएटर रिलीज करती थी। ये मीडिएटर्स में हिस्टामिन्स यहाँ पर डिस्कस किए। ये हिस्टामिन्स जाकर H1 रिसेप्टर ऑफ द एंडोथेलियल सेल जो होते हैं उस पर अटैक हो जाते हैं और वेजो डायलेशन का करते हैं। लेकिन ये वेजो डायलेशन पहले यहाँ पर होता है आर्टरियोल्स में और फिर आर्टरियोल से ले जाकर ये कैपिलरीज तक ये वेजो डायलेशन पहुंचता है, इस तरह सीरीज। इसी वजह से क्या हो जाता है कि वहां पर ये जो ब्लड फ्लो है ये इंक्रीज हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है तो 2 चेंजेस आते हैं। एक वहां पर हीटनेस आ जाता है, सही है, वो जगह हॉट हो जाता है जो साइट ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। दूसरा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, वहां रेडनेस आ जाता है, इसको एरेथमा भी बोलते हैं। जहां पर भी कोई जख्म आ जाए, स्किन पर रेश आ जाए, जो रेडनेस होते हैं उसको एरेथमा कहते हैं। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो यही हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है, ये जाकर जो एंडोथेलियल सेल होते हैं कैपिलरीज में, यहाँ पर आर्टरियोल से शुरू होते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट कैपिलरीज में जो होते हैं, इन सेल की इस तरह कंट्रैक्शन कर देते हैं। जब इन सेल्स की कंट्रैक्शन कर देते हैं तो यहाँ पर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड्स है, प्रोटीन्स है, ल्यूकोसाइड्स है, वो वगैरह ब्लड से इस जगह के थ्रू आएगा और इसको क्या कहते हैं, एक्सोडेशन। मतलब ये है मीडिएटर्स ने परमेबिलिटी इंक्रीज की जिसकी वजह से एक्सोडेशन हो गया, सही है। स्टेप 3 में क्या जाते हैं, स्टेसिस का सिंपली मतलब है कि जो फ्लूइड की फ्लो है वो डिक्रीज हो जाए, सही है। एक यहाँ पर इसने क्या किया, वेसोडाइलेशन किया, मतलब इस ब्लड वेसल का डायमीटर इसने इंक्रीज किया। जब ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है तो जाहिर बात है हम स्पीड डिक्रीज हो जाता है। दूसरा, एक्सोडेशन हो जाता है। इन ब्लड से जो होते हैं ना प्रोटीन्स, फ्लूइड्स और ल्यूकोसाइड्स यहाँ पर इन टिश्यूज में आ गए। जब इन टिश्यूज में आ गए तो यहाँ पर जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाते हैं और जो फ्लूइड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है और यहाँ पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वहां पर फ्लूइड की मूवमेंट कम हो जाती है। इसकी वजह से जो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड है उसका मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। जब इसका मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, एक लोकलाइज रेडनेस हो जाती है, क्योंकि इस जगह पर जहां पर इन्फ्लेमेशन तो वहां की कैपिलरीज में ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया, ऐसे है तो रेडनेस ज्यादा हो जाएगी, एरेथमा ज्यादा हो जाएगी। दूसरा, वास्कुलर कंजेशन भी हो सकता है। मतलब ये है कि इस तरह के रिजल्ट आएंगे जिस तरह की कोई वेन ब्लॉक हो, सही है, क्योंकि ये वेन ब्लॉक नहीं होता, असल में यहाँ पर जो कैपिलरीज होते हैं उसमें फ्लो बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। अब लास्ट टिप्स जो है इसमें क्या कहते हैं ना कि जो ल्यूकोसाइट है वो किस तरह टिश्यू स्पेस में आते हैं। हमने अभी पढ़ा कि स्टेटस हो गया, बहुत स्लोली जो होते हैं
वो ब्लड मूव करता है। इसकी वजह से जो ल्यूकोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि एक्यूट की बात हम कर रहे हैं, वो अकोमुलेट हो जाते हैं। ये इस जो एंडोथेलियम होते हैं उसकी लाइन के थ्रू से है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो मीडिएटर्स होते थे हिस्टामिन, ये आकर ये जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना, इसको एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि इसको कहते हैं कि कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस करो, जिसको कहते हैं एडहेशन मॉलिक्यूल। ये एडहेशन मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो फ्लोइंग ल्यूकोसाइट्स होते हैं उनको कैप्चर कर देते हैं अपने साथ, और फिर जब कैप्चर कर देते हैं इनको क्या कहते हैं कि स्क्वीज हो जाओ इस एंडोथेलियल स्पेस के थ्रू, जो कि बनाया गया है थ्रू द प्रोसेस ऑफ परमिएबिलिटी। और इसी तरह ये आ जाता है कहां पर, इंस्टरटिशियल टिश्यूज में। इंक्रीज वास्कुलर परमेबिलिटी, इस टॉपिक के नीचे एक्चुअली 3 फैक्टर्स बयान की गई है जिसके थ्रू परमेबिलिटी ऑफ द कैपिलरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसमें जो सबसे पहले वो है रिट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल। क्या होता है कि जब हमारे होस्ट सेल रिकॉग्नाइज कर देते हैं कि ये माइक्रोब है या क्या है, ये कोई नेक्रोटिक सेल्स है, वो डिफरेंट मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ल्यूकोट्रिन्स। ये जाकर इन्हीं एंडोथेलियल सेल पर ब्लड के थ्रू एक्शन कर देते हैं, और इन्हीं एंडोथेलियल सेल में जो एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं उनकी कंट्रैक्शन कर देते हैं, उनकी एक दूसरे के साथ एसोसिएशन करते हैं। तो इस सेल की इस साइड ये इस तरफ कंट्रैक्ट होते हैं, ये इस तरफ कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो डिफरेंट एंडोथेलियल सेल के दरमियान में जो इंटर एंडोथेलियल स्पेस होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, और इसके थ्रू क्या हो जाते हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स बाहर की तरफ लीक हो जाते हैं। ये जो कंट्रैक्शन होता है इन एंडोथेलियल सेल की, ये बहुत रैपिड होता है, 15 to 30 मिनट्स लेता है, और फिर खत्म हो जाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। इसलिए ये इमीडिएट रिस्पॉन्स है किस चीज के लिए, ताकि ये फ्लूइड जाए। सही है। तो क्या हो गया कि रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल की वजह से परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी इंक्रीज हो गया। अब इनका जो मेन साइट होते हैं वो क्या होते हैं, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स होती हैं। ये आर्टरी होते हैं, ये वेन्स होते हैं, इनके दरमियान में जो माइक्रो सर्कुलेशन होते हैं वो कैपिलरी बेड होता है। इसका एक ही आर्ट्रियोल एंड है, एक वेन्यूल एंड है। ये जो कैपिलरीज के बाद ये जो वेन्स वेन्यूल्स आते हैं, इन पर ये क्या करते हैं, एक्चुअली इसके साइट ये है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल सेल को जब कोई इंजरी हो जाती है, यानी कि जो एंडोथेलियल सेल होते हैं या किसी चीज ने डैमेज किया या अपनी ही जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसे रिमूव किया, ये क्या होता है, डिफरेंट बर्न्स करते हैं, ये माइक्रोब्स भी करते हैं, टॉक्सिन्स भी करते हैं, और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं जब ये डैमेज काज करते हैं, सही है, जिस तरह यहाँ पर है, ये क्या करते हैं, इन एंडोथेलियल सेल को सीवियर इंजरी करते हैं, सही है, और यह इनका बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैचमेंट कर देते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह बर्न में हीट, डायरेक्ट हीट भी क्या कर देता है, इसको डैमेज कर देता है, या ये डिफरेंट मीडिएटर्स रिलीज करते हैं जो कि जाकर इन सेल्स को कहते हैं कि अपना परमेबिलिटी क्या करो, इंक्रीज करो। सही है। फिर ये परमेबिलिटी जब इंक्रीज होता है तो ये प्रोटीन जो होते हैं इन स्पेस के थ्रू लीक हो जाते हैं बाहर इंटरसेलुलर स्पेस को, और ये भी बहुत रैपिड रिएक्शन होता है। इससे है जब ये चीज़ आ जाए डायरेक्टली ये प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये कुछ और के लिए रहता है, 1 आवर और मोर से है, तब तक जब तक कोई कोगुलेंट आ जाए और इसके कैपिलरी में कोई ब्लॉकेज खास करे, तक यहाँ फिर से ब्लड ना आए, या क्या हो जाए कि इन्हीं जो इंजरी है यहाँ पर रिपेयर हो जाए। सही है। इसके बाद आ जाते हैं वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसमें पहले एक प्रोसेस बयान किया कि इस एंडोथेलियल सेल के थ्रू जो फ्लूइड्स और प्रोटीन्स की जो ट्रांसपोर्ट होता है इसको कहते हैं ट्रांससाइटोसिस। इसमें क्या कहते हैं ना कि डिफरेंट फैक्टर्स, जिस तरह वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ऐसे हैं, ये एक्चुअली डेवलपमेंट ऑफ कैपिलरीज में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट कैपिलरीज को प्रोड्यूस करता है। ये जब आ जाता है, सही है, ये करता है इन एंडोथेलियम में डिफरेंट चैनल्स होती है, उनको ओपन कर देते हैं। जब वो ओपन हो जाते हैं तो परमेबिलिटी जाहिर बात इंक्रीज हो गई, क्योंकि इस चैनल्स की ही थ्रू ये प्रोटीन्स और फ्लूइड क्या करेंगे, लीक करेंगे। ये बात डिस्कस की है। आखिर में ही इस पैराग्राफ पर आ गई है कि जो बर्न्स था उसने एक डायरेक्ट हीट के थ्रू भी परमेबिलिटी इंक्रीज की, मीडिएटर के थ्रू भी परमेबिलिटी इंक्रीज की, और या डायरेक्ट ल्यूकोसाइड के थ्रू जो इंजरी होगी उसने भी परमेबिलिटी इंक्रीज की। अब इन चीजों को थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। ये क्या है, ये एक कैपिलरी है, ये उसकी ल्यूमिन है, इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स है, और ये क्या है, ल्यूकोसाइड है, मेनली न्यूट्रोफिल्स है। ये एंडोथेलियल सेल्स की लेयर है, सही है, ये डिफरेंट एंडोथेलियल से है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल में क्या होता है कि डिफरेंट मीडिएटर्स, हिस्टामिन्स वगैरह आ जाते थे, इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स पर एक्शन कर देते हैं और इनका क्या करते थे, कंट्रैक्शन कर देते हैं इस साइड पर। इसके थ्रू जो इनके दरमियान सेल्स के स्पेस थे वो इंक्रीज हो जाते हैं, और परमेबिलिटी जाहिर बात है इंक्रीज हो गई, और इसके थ्रू ही डिफरेंट फ्लूइड्स लीक हो गई इंट्रासेलुलर स्पेस में, और ये जो व्हाइट ब्लड सेल है ये भी आ गई। फिर जो इंजरी था बर्न्स की थ्रू था, या माइक्रोब्स की थ्रू, या टॉक्सिन्स की, हाँ एक और बात, ये जो था बहुत रैपिड था और शॉर्ट टाइम के लिए था, सही है। इसके थ्रू भी क्या हो गया, डिफरेंट सेल्स को डैमेज हो गया, इस या एक न्यूट्रोफिल आ गया वो इसको अटैच हो गया, वहां पर जो है ना इंजरी हो गई। इस इंजरी की वजह से भी यहाँ पर जो एंडोथेलियल लेयर होते हैं उसमें स्पेसेस आ जाते हैं डैमेज की वजह से, और उसके थ्रू भी फ्लूइड्स लीक करते हैं बाहर इंट्रासेलुलर स्पेस के लिए। ये भी बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम के लिए होते हैं, जब तक कि ये सेल्स रिपेयर ना हो या ये कैपिलरी को में कोई थ्रोम्बोसिस आ जाए, ब्लॉक ना हो।